आज हम लोग पढ़ रहे हैं CBSE क्लास टेंथ SST। ठीक है, उसमें पढ़ रहे हैं हम लोग हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री वो भी हिस्ट्री चैप्टर 1। अब बात ये है कि अगर हम इस चैप्टर को इंग्लिश में पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक से तो हमें बातें कम समझ में आती है। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम लोग पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक को तो हमें बातें कम समझ में आती है। तो उसी टेक्स्ट बुक के हम लोग कहानी को अब हम हिंदी लैंग्वेज में पढ़ेंगे ताकि आपको ये चीज़ कहानी अच्छे से समझ में आ जाए और आसानी से आप इसका जवाब दे सके एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम है इसका 7 मार्च को, यानी आज से 2 दिन बाद। तो आइए इसको आज हम ख़त्म करें, इस हिस्ट्री की किताब को, जो कि बहुत कठिन होता है समझना हिस्ट्री, पर देखिए हम कितने आसानी से इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आइए, हमारा आज का टॉपिक है SST हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10th। चैप्टर 1 में क्या रखा है, यहाँ पर बोल रहा है 1848 में जब फ्रांसीसी कलाकारों ने फेरिक, मतलब हो क्या रहा है, चैप्टर का पहला अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र का उदय होना। अब कहाँ पे, यूरोप में। यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है। उस यूरोप, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है वैसे एक यूरोप कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया आती है, यूरोप कॉन्टिनेंट में अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, ये सब देश आते हैं। तो उसमें हमें कहा गया था, ये कहानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है 1845 का। ये कहानी जो है हमारे पास 1845 में तब ये बनाया गया था कहानी। तब की कहानी को हम लोग आज पढ़ रहे हैं अपने हिस्ट्री की किताब में। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फेरिक सॉर्यू ने 4 चित्रों में एक श्रृंखला बनाई थी। इनमें से अपने, यानी ये जो बातें बता रही है, 4 श्रृंखलाओं में चित्र एक बनाई थी। वो 4 चित्र ये है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर इसी अध्याय के इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में दे रखा है वो चीज़। इनमें से उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों के जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बनाया गया था। कहना चाह रहा है इसमें, जो सपने संसार में बनते हैं उनमें शब्दों को, उनमें जनतांत्रिक मतलब जन की रक्षा करने वाला आदमी, जनतांत्रिक, सामाजिक गणतंत्रों यानी समाज में गणतंत्र फैलाना यानी रूल रेगुलेशन को लागू करना से मिलकर बनाया गया था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में 1 में दिखाया गया है, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसमें दिखाई दे रहा है कि लाइन से ये सब प्रतिमा के पास प्रे करने के लिए जा रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी यानी स्वतंत्रता। अब क्या रखा है, सभी उम्र में सामाजिक वर्गों के स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकार स्वतंत्रता की महिला का रूप प्रदान किया जाता है, यानी यहाँ पे एक स्वतंत्रता जो है वो एक लेडीज़ को खड़ा किया, स्टैचू उनका है, उनका प्रदान किया जा रहा है। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला के रूप में प्रदान किया जाता है। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मिसाल को पहचान सकते हैं। मतलब उनके हाथ में एक मिसाल है, इस स्टैचू में जो लेडी खड़ी हैं उनके हाथ में एक मिसाल है के रूप में प्रदान किया जा सकता है। यहाँ पर भी आप ज्ञानोदय की मिसाल को पहचान कर सकते हैं जो उनके साथ में हुआ। दूसरे लोग मनुष्य को अधिकारों का घोषणा पत्र प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संसाधनों के स्वस्थ अवशेष बिखरे हुए हैं। कहता है, सॉर्यू नाम के एक कल्पनादर्शी यानी यूटोपिया, जो दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए थे, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। मतलब जो लोग यहाँ आ रहे थे वो सब अपने अपने देश के कपड़े, अपने अपने देश की पहचान लेकर के आए हुए थे। सॉर्यू नाम के एक कल्पनादर्शक यूटोपिया ने देश के लोगों को अलग राष्ट्रों के समूह में बांट दिया था। ये सॉर्यू नाम का एक आदमी है जिसने अपने यूटोपिया के 2 लोगों को अपने अलग राष्ट्रों में बांट दिया था, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती थी। स्वतंत्रता की मृत्यु से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। इन सब जुलूस के सबसे आगे कौन सा था, एक जुलूस का वो जिसका नाम यूटोपिया है, वो इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड को जब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे तो फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास
प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जिस भी सौर्यू नाम की एक छवि जर्मनी की एक जर्मन लोगों जब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे तो वो झंडा में थामे हुए थे। वहीं 1848 में उदारवादी उम्मीदवारों को अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मन फ्रांसीसी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र का राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन के लोगों के साथ ऑस्ट्रिया के दो सिलसिलाओं की राजशाही, लॉम्बार्डी एंड पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग थे। ऊपर के स्वयं से आप ईसा मसीह और संत और फरिश्ते इस दृश्य में अपनी नज़रें जमाए हुए थे। चित्र में उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया गया है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि इसमें जो भी लोग कतार में थे उनमें भगवान ईसा मसीह सब ऊपर से प्रे कर रहे थे कि इनको सच में आज़ादी दी जाए, इनको राष्ट्रवाद मिल जाए। इस अध्याय में हम कई विषय उठाएंगे जिनमें हम काल्पनिक अभिव्यक्ति सौर्यों ने चित्र 1 में दिखाई थी। 19वीं सदी के दौरान जब राष्ट्रवाद की एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य की स्थापना पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। कहने का मतलब है इतनी घटनाएं घटने के बाद यूरोप के अंदर में लोगों के मन में ये जन्म गया कि हमको राष्ट्रवाद यानी हमें आज़ादी इससे मिल जाएगी, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमें जो आगे मिलने वाला है वो सबसे बड़ा जो हमारा देश का हितगढ़ है वही हमें फल मिलने वाला है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये कहा जा रहा है कहानी में। अब लिखा है इसमें, यूरोप के लंबे समय तक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें से स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र के प्रभुसत्ता का एक केंद्रित शक्ति थी। मतलब कह रहे हैं ये जो राष्ट्र है जिसमें से राष्ट्र रूप में जो हम परिभाषित क्षेत्र देख रहे हैं प्रभुत्ता है उसका मेन केंद्रित था शक्ति थी। लेकिन राष्ट्र राज्य न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक समझा पहचान जाना जा रहा था जो साझा इतिहास के विरासत में भावना थी। कहा जा रहा है इसमें जो हम अधिकांश नागरिक ऐसे होते हैं जिनका ये सोचना होता है कि इतिहास कैसे विरासत में हमारी भावना को थी, मतलब इतिहास की भावना हमारे बचपन से हमारे अंदर छिपी बैठी थी पर आम लोगों को सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं को प्रकाश डालेगा उनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आएंगे। यहाँ कह रहा है अर्नल्ड रेनन राष्ट्र क्या है। फ्रांसीसी दार्शनिक मतलब जो बाहर से आते हैं टूरिज्म के तौर पर, फ्रांसीसी दार्शनिक विच आज अर्नल्ड रेनन ने सीचिन, उसको जूम कर देते हैं थोड़ा, अब दिखेगा। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नल्ड रेनन 1932 से 1992 में 1882 में सॉर्बन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्या में राष्ट्र को अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्या किया कि एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्विस्ट सी क्यू न्यूनोन यानी राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार को आलोचना करता है। राष्ट्र समान और भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों से त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम के गौरव, यह एक सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, अतीत वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे बढ़ना, ऐसे काम को करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की यह सब एक जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बहुत बड़ी ही और व्यापक एकता है यानी लार्ज स्केल सॉलिडिटी है। उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह है प्रति उसके आवासी और अगर सलाह ली जाने के लिए विलय करने का एक किसी भी देश पर एक इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने का एक राष्ट्र की वास्तव में एक दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है बल्कि यह एक ज़रूरत भी है।
उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी होती है। अगर दुनिया में केवल कानून और उसके केवल नाम मालिक होता तो उसको स्वतंत्रता का लोप हो जाता, यानी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। इस टॉपिक में अब जो हम नए वर्ड सीखे हैं उनका नाम है जनमत संग्रह। इसका मतलब होता है एक प्रत्यक्ष मतदान होना जिनके जरिए क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। अब अगला क्या रखा है, चर्चा। रेनन की एक समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषताओं को संक्षिप्त विवरण दे। उसके मतानुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं इस अध्याय के पहले सेक्शन पर। मतलब इस अध्याय में टोटल 7 सेक्शन हैं। उसमें से पहला सेक्शन कहता है फ्रांसीसी राष्ट्र का विचार कैसा हुआ, क्या हुआ। आइए देखते हैं। कहता है इसमें राष्ट्र में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुश राजा मतलब एक टाइट डिक्टेटरशिप थी, जहाँ पे लोग उसकी बातें, जो किसी की बातें नहीं सुनता था, उसको बोलते निरंकुश राजा। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनमें से प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर एक फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गए, मतलब बदल गए। जो लोग राजनीतिक थे, मतलब पॉलिटिकली थे, और क्या थे, जो लोग संवैधानिक बदलाव चाहते थे, उनकी प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर एक फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में बदल गई, हस्तांतरित हो गई, मतलब उसमें चेंज हो गई। क्रांति के घोषणा की जब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा तो वे उनकी नियति तय करेंगे, यानी उनकी डेस्टिनी सोचेंगे। प्रारंभ में फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों की एक भूमिका पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि यानी लॉ पैट्रिकल, मतलब जो उनकी मातृभूमि, जो उनका जन्म, उनके पूर्वजों का जो ज़मीन है उनको कहा गया है पितृभूमि। और नागरिक यानी वहाँ के जो लोग हैं, जैसे विचारों के एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। जैसा कि आप एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसके पहल से राजध्वज की जगह ले ली। मतलब इस क्रांति के बाद उनको एक 3 कलर का झंडा दिया गया, जो उनको प्रोटेस्ट करने में एक नया एक मैसेज देना चाहते थे, जो नया सब देश एक साथ जुड़ जाए ताकि उनको आंदोलन करने में मददगार हो। तो उसके लिए उन्होंने एक नया झंडा चयन किया जिसमें 3 कलर था। लिखा है जिसके पहले राजस्व विभाग में ले ली, जिसमें स्टेट जर्नल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया गया था, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। मतलब उन्होंने इस आंदोलन को बरकरार रखने के लिए एक जगह सोचा जिसका नाम है स्टेट जर्नल का चुनाव सक्रिय रूप में लिया, पर उन्होंने उसका नाम बदल कर रख लिया, नेशनल असेंबली कर दिया। नई स्थिति रची गई जिसमें शपथ ले ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए, मतलब लेना या बेचना, इन दोनों में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई, मतलब कोई भी चीज़ लेंगे तो उसको एक समान चीज़ तौल कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय बोलियों को हम हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली जाने वाली लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। जो भाषा बोली जाती थी पेरिस में वो है फ्रेंच, वही भाषा को वहाँ का मान्यता प्राप्त हो गया कि अब सब लोग इसी भाषा को आगे लेके चलेंगे, मतलब बोलेंगे, यूज करेंगे। फिर कहता है क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वो यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद कर देगा। और जब फ्रांस की घटनाएं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो तथा छात्र का शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबियन क्लबों की स्थापना लगे। उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन्हें फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, जो कि 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी क्रांतिकारी युद्धों के लिए होने के साथ फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, उनमें से एक अनेक सुधार की शुरुआत
जिन्होंने फ्रांस से पहले ही आरंभ किया जा चुका था। हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब लिखा है, फ्रांस में जो भी राजतंत्र की वापस लाकर नेपोलियन को निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया। अगला क्या रखा है यहाँ पर, एक जर्मन, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर बता रखा है, ये एक जर्मन पंचांग है जिसका तिथि पत्र एक मुख्य पृष्ठ जिसे हम पत्रकार रेंडियान्स यानी रेबॉन 1798 में डिज़ाइन किया गया था। फ्रेंच नाम के एक बॉस्टिल में क्रांतिकारी भीड़ में प्रवेश के एक चित्र में उससे मिलते जुलते किले को बगल में बनाया गया है। यह किला जर्मन के प्रांत कैंसल में निरंकुश शासन में गढ़ के रूप में चित्रित किया गया है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया जिसमें लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबमोन एक पत्रकार था जिसने मेज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन के जैकोबियन गुट में सदस्य था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इस फिगर में कह रहा है कि आपको वियना कांग्रेस के बाद का यूरोप, मतलब वियना कांग्रेस जब हुई थी उसके बाद यूरोप पहले ऐसे था। तो जूम करके देख सकते हैं आप लोग। ये है वियना कांग्रेस में। ऑस्ट्रिया साम्राज्य है, यूनान है, दोनों सिलियाँ हैं, राजतंत्र है, रूसी साम्राज्य है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, सागर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा किया गया था, हम जो कहानी पढ़ रहे हैं इसका नाम है भारत और समकालीन विश्व। उसमें चैप्टर नंबर पर पढ़ रहे हैं जिसमें हम इटली में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ वो समझ रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मगर आगे कहते कहानी में कह रखा है किया गया था जिसमें मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि हम पूरी व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सकें। 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर हम नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मन और नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू-दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों और कारीगरों को, मजदूरों को और नए उद्योगपतियों ने एक नई मिली आज़ादी चखी थी। उद्योगपति खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक पर समझने लगे और एक समान कानून बनाने लगे। देखिए अब इस फिगर में क्या रखा है, फिगर नंबर 4 में जैकोबियन जर्मनी के स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण है। मतलब उसमें दिखाया गया कि एक पेड़ है, उसके पीछे सब लोग जमा बैठे हुए हैं। इस फिगर में बता रहा है जर्मन के जो चित्रकार थे जिसका नाम है कार्ल फिट्जर द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र में बताया जा रहा है कि फ्रेंच की सेनाओं द्वारा जैकोबियन शहर का एक पर कब्जा होता है जिस पर अपनी नीली सफ़ेद लाल पोशाक को पहचानने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को एक दमनकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक किसान की गाड़ी से बाएं और छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। हाँ, यहाँ गाड़ी में दिख रहा है महिलाएं, कुछ युवा उसको तंग कर रहे हैं और बीच का अग्रभाग जो एक किसान के घुटने टेकने वाला पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही इस पट्टी पर जर्मन में लिखा गया है, उसका अनुवाद कहा गया है। हमारी आज़ादी समानता ले लो, यह मानवता का एक आदर्श रूप है, जो एक फ्रांसीसी के इस दावे पर व्यंग है कि इन इलाकों में जाते थे जहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे।
मतलब ये पूरा कहानी आपको हर एक कट यहाँ किसान के साथ जो हो रहा है वो दिखाया जा रहा है, यहाँ महिलाओं जो जा रही थी उनको एक इंसान टॉर्चर कर रहा है वो दिखाया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है फिगर में। ठीक है, ये सब जैकोबियन जर्मनी की बातें हो रही है जो स्वतंत्रता के दरमियान वहाँ हो रहा था। ये वृक्षारोपण के तौर पर दिखाया जा रहा है। ये वृक्षारोपण मतलब ये पेड़ की बात हो रही है। मानक भार तथा नाप और राष्ट्रीय मुद्दा के इस इलाकों से दूसरे इलाके में वस्तुओं की पूंजी का आवागमन में सहूलियत होगी। बोल रहा है कि जो लोग पैसा या लेन देन करना चाहते हैं उनको इसमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जीते हुए इलाकों को स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में जो अनेक स्थान जैसे हॉलैंड था, स्विट्जरलैंड था, साथ ही कई ऐसे शहर थे जिनमें ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और वार्सराय में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह से स्वागत किया गया था। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही धूमनी में बदल गया। मतलब ये जो हम लोग बहुत खुश होकर काम कर रहे थे वो आगे चल के वो ख़त्म हो गया। जब यह साफ हुआ कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था के रूप में नहीं थी, बढ़े हुए कर और सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए एक फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे थे। नुकसान ये हुआ कि प्रशासनिक परिवर्तनों में जो भी लोग मिले हुए थे फायदे से ही कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। अब ये फिगर बतला रहा है द राइनलैंड एक डाकिया है जो कि लॉयस्पिंग से आते हुए सब कुछ गवा दे रहा था। मतलब उसके बैग से गिरता हुआ पत्थर बतला रहा है। ये नेपोलियन है जो 1813 ईस्वी में जब लाइस्पिंग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए जब वो डाकिये के रूप में दर्शाया जाता है, उसने झोले से गिरती हुई चिट्ठियाँ पर उन भूभाग का नाम लिखा है जो वो हार चुका था। ठीक है, अब हम उसी चैप्टर के अगले सेक्शन में बढ़ते हैं जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। लिखा है इसमें, अगर आप इस अध्याय के 18वीं शताब्दी में यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे ही राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें हम जर्मनी कहते हैं, इटली कहते हैं, स्विट्जरलैंड कहते हैं, उनके रूप जानते हैं। पर वो तब राजशाही डचियों यानी डच और क्रेटनों यानी कैंटोन में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वांगत क्षेत्र थे पूर्वी और मध्य यूरोपीय निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी भी समान सांस्कृतिक का भागीदारी नहीं मानते थे। अक्सर वे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे पर उन्हें भारतीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया और हंगरी में शासन करने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य के कई लोग क्षेत्रों में जन समूहों को तोड़कर बना था। इसमें से एल्पर्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल थे, जहां कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोले जाने थे। हैंसनबर्ग साम्राज्य के लॉम्बार्डी में वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्मार भाषा बोलते थे जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पॉलिश भाषा बोलते थे। इन प्रभावशाली भाषाओं के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन व्यवस्था में रहते थे, जैसे कि उत्तर में बोहेमिया और स्वालोक कॉर्नियोला में स्लेवेंस, दक्षिण में कुवैत और पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह के समूहों को आपस में बंधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनको याद रखिए। जैसे दिखा गया है 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। नेपोलियाई ने युद्धों की शुरुआत की थी। 1814 से 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हुआ, विजय शांति संधि हुई। फिर 1821 ईस्वी में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति, आर्थिक
परेशानियों से ग्रसित कारीगरों और औद्योगिक मजदूरों और किसानों को बगावत मध्यम वर्ग संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकारों के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, म्यांमार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1859 से 1870 तक इटली का एकीकरण हुआ। 1866 से 1871 ईस्वी में जर्मन का एकीकरण होता है। हैम्सनबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य के स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होते हैं। अब आगे लिखा है कुलीन वर्ग या मध्यम वर्ग। कहता है सामाजिक और राजनीतिक रूप में जब हम जर्मनी के मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, तो क्षेत्रीय विभाजकों के आर पार व्यापक थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों में मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या में लिहाजा एक छोटा सा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर लोग जमीन पर किराएदार को छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी में और मध्य यूरोप के अंदर भूमि विशाल जागीरदारों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्से और औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, जिनका नाम है यहाँ पे अस्तित्व में बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस की जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जब नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए तो श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के उद्योगपति व्यापारियों और सेवा क्षेत्र से बने थे। मध्यम और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हुआ। लिखा है उदारवादी राष्ट्रवादी ने में क्या मायने थे। यूरोप में जब 19वीं सदी के शुरुआत दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े हुए थे, तो उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातीन भाषा के मूल लिबरल पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्तियों के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हुई हो।